नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और मैकेनिक्स की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नए टॉपिक। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक यू कि अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं, यहाँ पर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ अभी के अभी मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक, जो है हमारा गुरुत्व केंद्र। ठीक है, गुरुत्व केंद्र ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बहुत से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है? मान लीजिए हमारे पास ये कोई चीज है। ठीक है, ये एक चीज है, इसमें बहुत से पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये चीज क्या है, किसी सरफेस पे रखी हुई है। ठीक है, अब होता क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, सपोज करो कुछ मोटे मोटे पार्टिकल्स ले लेते हैं, कुछ खास पार्टिकल्स ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हुआ पहला पार्टिकल, जिसका ये पार्टिकल्स क्या है, इनको पृथ्वी क्या है, अपनी ओर खींच रही है। किस वजह से? गुरुत्वीय बल की वजह से। हर पार्टिकल को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रही है गुरुत्वीय बल की वजह से। ठीक है, ये है हमारा मेन बिंदु। यहां पर भी एक बल लग रहा है, यहां पर भी एक बल लग रहा है, हर जगह पार्टिकल्स हैं तो हर जगह बल लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर ना, जैसे हमने एक सीधी लाठी ली थी, उस लाठी पे हमने दिखाया था कि दो बल काम कर रहे हैं। ठीक है, एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो वो घूमती नहीं, वो स्थिर रहती है। ठीक है, विपरीत और बराबर एक जैसे बल दो एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो वो चीज क्या रहती है, स्थिर रहती है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर ना बहुत से केंद्र हो सकते हैं, बहुत सी लाठियां ऐसे समझ लीजिए आप। और इन लाठियों के जरिए जितना बल लग रहा है ना, वो एक बिंदु ऐसा है कोई, जिसके चारों ओर वो बल लग रहा है और बराबर है और एक ही दिशा में लग रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ये पूरा का पूरा जो पिंड है, ये पूरा का पूरा जो पत्थर है जिसको आप कह सकते हैं, या फिर ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, स्थिर है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी बिंदु जिसके चारों ओर सभी गुरुत्वीय बल काम कर रहे हैं और इस तरीके से काम कर रहे हैं कि उस बिंदु के चारों ओर वो सभी बल बराबर और एक ही दिशा में लगने के कारण वो वस्तु क्या है, स्थिर है। तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस पिंड का या उस वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, गुरुत्व केंद्र क्या है, एक ऐसा बिंदु है जिसके चारों ओर सभी कणों पर, उस पदार्थ के सभी कणों पर बल लग रहे हैं एक ही दिशा में और इस तरीके से लग रहे हैं पृथ्वी के केंद्र की ओर, जिसकी वजह से क्या है, ये वस्तु इस बिंदु की परितः या इस बिंदु के सापेक्ष में क्या है, स्थिर है। तो जिस बिंदु के सापेक्ष में ये पूरा का पूरा पिंड स्थिर है, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु का वह बिंदु होता है, क्या होता है, वह बिंदु, जो सिंपल सी परिभाषा है वो ये है कि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर उस वस्तु का सारा बल कार्य करता है। ठीक है, जिस पर उस वस्तु का सारा भार, सारा बल नहीं, सारा भार कार्य करता है। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु का वह बिंदु है जिस पर उस वस्तु का सारा भार कार्य करता है। और उस भार के, सपोज कीजिए कि ये इसका भार का बिंदु है, ये W, तो इसी बिंदु पर इसके उल्टी दिशा में अगर एक उतना ही बल आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये वस्तु स्थिर हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी वस्तु का वजन 10 न्यूटन है, पूरा भार, उसका जो भार लग रहा है, ठीक है, हमारा क्या होता है, जो हमारा वजन होता है, जो वेट होता है, वो क्या होता है, m/g होता है। न्यूटन ये पूरा होता है किलोग्राम, और क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा जो बल लग रहा है, जितना बल यहाँ लग रहा है नीचे की ओर पृथ्वी की ओर, जितना भार लग रहा है उतना ही भार ऊपर लगा दीजिए आप। ठीक है, अगर 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अगर इसका बल लग रहा है, ये वजन है पूरा वस्तु का, तो इतना ही वजन अगर आप उल्टी दिशा में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वस्तु अपनी जगह रुक जाएगी, आप इस वस्तु को रोक लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसका वजन अगर 10 है, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और वजन आप लगा रहे हैं कम, 8 लगा रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये अपने आप को नीचे खींचेगी। तो कोई बच्चा जिसमें ताकत थोड़ी कम है, अगर उसको खींचेगा तो वो ऑब्वियसली इस वजन से कम वजन से खींच पाएगा, वो इस भार के बराबर भार से वो ऊपर नहीं खींच पाएगा। तो ये चीज उसके हाथ में नहीं टिकेगी, वो नीचे गिर जाएगी, वो बैठ करके रोने लगेगा कि आई तो नीचे बैठ गई। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के बच्चा जो है
एक भारी चीज को नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि उतना भार वो ऊपर की ओर नहीं लगा पा रहा, उतना वजन वो ऊपर की ओर लगा करके नहीं उठा पा रहा जितने वजन की वो वस्तु है। यानी जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, उतना ही बल वो ऊपर की ओर नहीं लगा पा रहा, जिसकी वजह से वो वस्तु उसके हाथ से नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका गुरुत्व केंद्र के बारे में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, गुरुत्व केंद्र के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसके आधार पर स्थिरता की व्याख्या कैसे की जाती है। स्थिरता और गुरुत्व केंद्र। ठीक है, हम एक वस्तु लेते हैं जो है कोन हमारा, ये है हमारा कोन। आपने कोन देखा होगा। ठीक है, जैसे वही आप आइसक्रीम खाते हो, उल्टा पकड़ करके इसको खाते हो, अगर इसको उल्टा रख दो तो ये कोन जैसी आकृति ले लेगा, कोन। इसको इंग्लिश में कोन कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं शंकु। ठीक है, जो कोई भी कोन होता है ना, कोई भी जो कोन होता है, ये उसकी आधार रेखा है। ठीक है, कोन की ऊंचाई अगर h है ना, ठीक है, तो इसके 1/3 यानी 1/3h पे ऊंचाई पे, यहां इस मुख्य रेखा पर 1/3h इस मुख्य रेखा पर ना, इसका क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सीजी होता है। ठीक है, यानी कोन का, एक खोखले शंकु का, यानी एक खोखले कोन का सारा भार कहां काम करता है? 1/3h पे काम कर रहा होता है। आधार से उसको मिलाने वाली लंबवत रेखा, उसके शीर्ष को मिलाने वाली लंबवत रेखा। ठीक है, ये रहा आधार। शीर्ष से आधार को मिलाने वाली जो लंबवत रेखा है, जो परपेंडिकुलर है, उस परपेंडिकुलर के 1/3 ऑफ हाइट पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा होता है। ठीक है, तो 1/3h पे इसका सारा का सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इसकी जो आधार रेखा है, ठीक है, इसकी आधार रेखा से नजदीक है ये इसका गुरुत्वीय केंद्र। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर इस कोन को, सपोज ये कोन ऐसे रखा है, ये रहा इसका गुरुत्वीय केंद्र, यहाँ पे गुरुत्वीय केंद्र था इसका बीच में। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा टेढ़ा किया। ठीक है, टेढ़ा किया और ऐसे इधर टेढ़ा किया। ठीक है, तो अब कैसा बन गया? ऐसा बन गया। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसका जो ऊंचाई है ना, जिस ऊंचाई पे था, इस ऊंचाई से अगर आप सीधी रेखा खींचो तो आप देखोगे कि इसकी जो आधार रेखा है ना, जिस पे ये खड़ा है, जिसके सहारे ये टिका है, इसकी आधार रेखा से होकर के अभी भी ये इसकी जो परपेंडिकुलर है वो गुजर रही है। यानी जो गुरुत्व केंद्र है ना, उससे आप परपेंडिकुलर खींचो धरती की ओर, अगर वो अभी भी उससे गुजर रहा है, उसके आधार से गुजर रहा है, तो क्या होता है? वो वस्तु क्या होती है? संतुलन में होती है। जब तक वस्तु के गुरुत्व केंद्र से पृथ्वी की ओर जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन, ध्यान से सुनिए, जब तक किसी वस्तु के गुरुत्व केंद्र से परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन, जो कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाती है, जब तक वो उस वस्तु के आधार से गुजर रही है, तब तक वो वस्तु किसमें रहेगी? संतुलन में रहेगी। ठीक है, अब जरा देखते हैं, ये जो संतुलन होता है जिसमें आधार बड़ा है, यहां पर आपने देखा आधार बड़ा है और साथ में क्या है? गुरुत्व केंद्र आधार के यानी बेस के नजदीक भी है। ठीक है, आधार भी चौड़ा है और इसका जो गुरुत्व केंद्र है 1/3 पे है ना, बाकी ऊंचाई तो ज्यादा है लेकिन 1/3 पे ही इसका आधार जो है गुरुत्व केंद्र है। तो आधार बड़ा हो और गुरुत्व केंद्र अगर आधार के नजदीक हो, तो इस केस में जो वस्तु के संतुलन की स्थिति होती है, इस केस में जो संतुलन की स्थिति होती है, उसे क्या कहते हैं? स्थायी संतुलन कहते हैं। ठीक है, इस स्थायी संतुलन को बिगाड़ने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको इसको पूरा ही ऐसे करके ना लिटाना पड़ जाएगा कि ये बिल्कुल ही इसके आधार रेखा से बाहर चली जाए। ठीक है, इसके बिल्कुल बाहर चले जाए, आधार रेखा ये है और इससे बाहर चली गई, तब ये चीज क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। ठीक है, कोई वस्तु कब असंतुलित हो जाएगी? जब उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, लंबवत रेखा, उसके आधार रेखा से होकर गुजरना बंद कर दे, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी? वो वस्तु संतुलन की अवस्था में नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, वस्तु के गुरुत्व केंद्र से होकर
जाने वाली रेखा यदि उसके आधार से गुजरना बंद कर दे तो वस्तु कैसी हो जाएगी? असंतुलित हो जाएगी, यानी उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, वस्तु असंतुलित हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वस्तु के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा यदि उसके आधार से गुजरना बंद कर दे तो वस्तु असंतुलित हो जाएगी। अब दूसरा प्रकार का जो संतुलन है वो है अस्थायी संतुलन। ऐसा संतुलन जो अस्थायी संतुलन है ना, वो ऐसा संतुलन आपने जो पिछला एग्जाम्पल देखा था जिसमें आपने कोन को ऐसे रखा था, अब आप कोन को ना उल्टा रखिए। ठीक है, जब आप कोन को उल्टा रखेंगे तो इसकी जो आधार रेखा है वो एक बिंदु पे आकर के रुक गई है, केवल एक बिंदु पे आकर रुक गई है, इसका जो आधार है जिस पर ये टिकी हुई है। ठीक है, तो इसका आधार बहुत छोटा हो गया, तो इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा है, ये जो गुरुत्व केंद्र है इससे होकर जाने वाली रेखा हमेशा इसके आधार से गुजरे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसको पकड़े रहें। ठीक है, अगर आप इसको पकड़े नहीं रहेंगे ना तो ये बड़े आराम से जहां भी ये जरा सा टेढ़ा होगा, ठीक है, ये जहां भी जरा सा टेढ़ा हुआ, ऐसे हुआ तो गंदा बन गया है, जैसे टेढ़ा हुआ ये इसके गुरुत्व केंद्र से होने वाली गुजरने वाली रेखा इसके आधार से गुजरना बंद कर देगी। ठीक है, तो तुरंत ही ये क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अस्थायी संतुलन क्या होता है? आधार छोटा, आधार न्यून या न्यूनतम, ठीक है, एक बिंदु पर, जब आधार एक बिंदु पर केंद्रित हो तब इस तरह की वस्तु का संतुलन क्या कहलाता है? अस्थायी संतुलन कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तीसरा होता है उदासीन संतुलन। न्यूट्रल। उदासीन संतुलन कैसा होता है? जैसे आपके पास ये एक बॉल है, एक गेंद है, इस गेंद का जो केंद्र होगा ना उसी से उसकी गुरुत्व केंद्र उसका वहीं पे होता है। ठीक है, उसी से उसकी आधार रेखा से, अगर हम आधार रेखा से होते हुए अगर एक परपेंडिकुलर खींचें जो धरती की ओर गुरुत्व, पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र की ओर जो जाता है, ठीक है, अगर वो ऐसा परपेंडिकुलर हम खींचें तो ये पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र की ओर जाता है, जिसकी वजह से ये स्थिर है। ठीक है, अभी इसका आधार यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन जैसे इसको आप धक्का मारोगे ना तो इसका आधार क्या होगा? लुढ़क करके ये नई जगह चली जाएगी और रुक जाएगी और एक नया आधार मिल जाएगा। ठीक है, तो उदासीन संतुलन किस केस में होता है? जब वस्तु का आधार बदलता रहे, जब वस्तु का आधार बदलता रहे और वस्तु अपने नए आधार के सापेक्ष संतुलन में हो। ठीक है, तो ऐसे संतुलन को हम क्या कहते हैं? उदासीन संतुलन कहते हैं। ठीक है, ये है उदासीन संतुलन। ये तीन तरह के संतुलन हो गए, आप इसको ध्यान रखिएगा, स्थायी, अस्थायी और उदासीन संतुलन, और गुरुत्व केंद्र के बारे में ध्यान रखिएगा। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इससे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन, रीजनिंग का कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपका लीवर जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और एक आज का जो हमारा गुरुत्व केंद्र पर आधारित जो हमने व्याख्या देखी है, गुरुत्व केंद्र से जुड़े हुए, गुरुत्व केंद्र पर आधारित जो प्रश्न हमने देखे हैं, वो सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। इसकी रीजनिंग बहुत आती है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगले टॉपिक से पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आपको पता होगा, हो सकता है पता हो सकता है ना भी पता हो, तो किसी भी केस में मैं आपको ये बता देता हूं कि एक क्वेश्चन आया था आईएएस एग्जाम में, जिसमें यह पूछा गया था कि वो कौन सा वैज्ञानिक है, कौन सा भारतीय वैज्ञानिक, जिसने न्यूटन से पहले भी बता दिया था
कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, पृथ्वी हर वस्तु को खींचती है, अपनी ओर खींचती है। ये किसने बताया था? अगर आपको सही से पता हो तो ये उत्तर है इसका ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त एक हमारे वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल के, या फिर हमारा प्राचीन काल है, प्राचीन भारत है, उस समय के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। और उन्होंने ही सबसे पहले, यानी न्यूटन से भी पहले अगर किसी भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया कि कोई भी वस्तु हो उसे पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर खींचती है या अपनी ओर खींचती है, तो ये बात बताने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे ब्रह्मगुप्त। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में किसी में भी पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा। कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कार्य। कार्य कहते किसको है? आपके पास कोई एक वस्तु है, आप इस पर बल लगाते हो और इसको खिसका देते हो। कितनी दूरी तक? डी दूरी तक खिसका करके नई स्थिति आपकी ये हो जाती है, यहां पर ले आते हो इस वस्तु को खिसका करके। बल लगा करके किसी वस्तु को कुछ दूरी तक या कितनी भी दूरी तक विस्थापित आप कर दें, अगर कर पाते हैं तो इस चीज को क्या कहते हैं? इस क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। इस एक्शन को जो आपने परफॉर्म किया, इसी को कार्य कहते हैं। यानी बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित करना कार्य कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, बल लगाना और विस्थापित कर देना। बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ठीक है, तो कार्य, अगर कोई पूछे कि 1 न्यूटन का बल लगाया गया, ठीक है, और आपका जो वस्तु है वो 1 मीटर तक गई, विस्थापित हो गई। ठीक है, 1 न्यूटन का बल लगाने पर कोई वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो गई। ठीक है, तो बल कितना हुआ? F, और कितनी दूरी हुई? D। तो बल को जब आप दूरी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा? हमें कार्य मिलेगा। ठीक है, अगर कोई पूछे कि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगा करके उसे 1 मीटर विस्थापित किया गया है, तो आप कितना बताओगे? कितना कार्य किया गया है? 1 × 1 = 1 न्यूटन मीटर। तो किसी वस्तु पर बल लगा करके अगर 1 न्यूटन मीटर का कार्य किया गया तो उसे कहते हैं कि 1 जूल का कार्य किया गया। इसी न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं। कई बार क्या होता है, किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हो, ठीक है, और वो आगे खिसक नहीं रही, उसमें D 0 है, विस्थापन हो नहीं रहा है। जैसे दीवार पे बल लगा रहे हो, अगर आप दीवार पे बल लगा रहे हो और दीवार खिसक नहीं रही, ठीक है, तो कार्य कितना हुआ? 0 कार्य हुआ, 0 वर्क है, कोई कार्य किया ही नहीं गया। ठीक है, अब एक कंडीशन और देखते हैं। मान लीजिए आपने किसी वस्तु पर बल लगाया, ठीक है, और वस्तु जो है ना किसी चीज पे रखी थी, एक झुके हुए तल पे रखी थी। ठीक है, और जब आपने बल लगाया ना तो ये वस्तु कहां गई? उस झुके हुए तल पे ऊपर इतनी दूरी गई, D दूरी गई। D दूरी इसने तय की। ठीक है, ये D दूरी इसने तय कर ली। तो थोड़ा सा एंगल बना रही है, ये बल की दिशा से थोड़ा ना एंगल बना रही है। ये एंगल मान लीजिए थीटा है। तो जब आपने देखा होगा कि अगर कोई चीज ये है D और ये थीटा एंगल बना रही है, तो आपने देखा होगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार यहां क्या है? ये आधार ही हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें बल की दिशा में जो विस्थापन हुआ है उसे देखना है। विस्थापन तो बल की दिशा में नहीं हुआ, यहां पर तो ऊपर की ओर हो गया, लेकिन हमें क्या देखना है? यहां पे कितना हुआ, यहां पर कितना मान होगा इस D का। तो यहां पे आते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा = आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है? आधार ही हमें पता करना है। ठीक है, आधार हमें पता करना है, तो आधार क्या हो गया? आधार = कर्ण इंटू कॉस थीटा। कर्ण कितना है? D, और आगे लगा दिया कॉस थीटा। इसलिए अगर कोई वस्तु विस्थापित होती है थीटा एंगल पर, तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा? F × D कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला है।
ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। इस पर भी बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे किसी ने पूछ दिया कि आपका जो एंगल है थीटा है वो आपका है सपोज 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है, और बल लगाया गया है 1 न्यूटन का, ठीक है। तो कितना कार्य किया गया, तो 1 इंटू डी कॉस थीटा, यानी मान लीजिए 2 मीटर गया तो 2 इंटू कॉस थीटा, कॉस 60, ठीक है। तो 2 इंटू 1 इंटू 2, यहां ऐसा हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 से 2 गया और 1 जूल, 1 न्यूटन मीटर आया तो 1 जूल कार्य किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से इस पर आप काम कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं शक्ति। शक्ति की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता जो किसी वस्तु में होती है उसी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, ठीक है। या फिर किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में जितना कार्य किया जाए, ठीक है, कार्य बटा समय, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कार्य किया जाता है 10 जूल का और समय लगता है 2 सेकेंड, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को हम क्या कहते हैं? वॉट कहते हैं। तो कितना हो गया? 5 वॉट, ठीक है। तो शक्ति कितनी हो गई? 5 वॉट हो गई। शक्ति क्या है? एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। 2 परिभाषाएं हैं, कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे शक्ति कहते हैं, या फिर एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। एकांक समय में किया गया कार्य, इसी को शक्ति कहते हैं। अब देखते हैं शक्ति कैसी राशि है। अभी 2 चीजें हमने पढ़ तो ली, लेकिन अदिश और सदिश राशि के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो शक्ति कैसी है? इसमें सिर्फ मात्रा होती है कि कितनी मात्रा में काम किया गया, इसलिए ये क्या है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरीके से आपका जो वर्क है, जो कार्य है, वो कैसी राशि है? ये भी एक अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ठीक है। तो कार्य भी एक अदिश राशि है और शक्ति भी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल वैल्यू होती है, इसमें कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। अब हम डिस्कशन करते हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या है? जब आप खाना खाते हो तो आप में काम करने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। तो खाना क्या है? आपके काम करने की क्षमता का कारण है। खाना या भोजन मनुष्य के काम करने की क्षमता का कारण है, ठीक है। मनुष्य की कार्य क्षमता का कारण क्या है? भोजन। जो भोजन वो लेता है वही उसके कार्य करने की क्षमता का कारण है। उसी तरीके से किसी मशीन में या किसी वस्तु में जिस कारण से काम करने की क्षमता होती है, हमारे अंदर काम करने की क्षमता किसकी वजह से है? खाने की वजह से है, भोजन की वजह से है, ठीक है। इसीलिए मनुष्य की ऊर्जा किसमें निकाली जाती है? उसने कितना भोजन लिया, ठीक है। तो उसकी कैलोरी निकाली जाती है, कितना कैलोरी इसने ली है, कितनी कैलोरी इसके अंदर ऊर्जा है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम खाना नहीं खाते तब तक हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं आती, और कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? जिस कारण से कार्य करने की क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो भोजन की वजह से कार्य करने की जो क्षमता है हमारे अंदर, इसीलिए भोजन को हम ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, ठीक है। भोजन को ही ऊर्जा कहते हैं हम। तो किसी भी वस्तु में या किसी भी मशीन में जिस कारण से कार्य करने की क्षमता होती है उसी कारण को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा भी क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक है। अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा आपने समझ लिया, कार्य करने की क्षमता जिस वजह से होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। अब अगर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे क्या करने में? आप कार्य करने में, तो जितनी ऊर्जा आपने लगाई है उतना ही कार्य किया है, या फिर जितना कार्य किया है उतनी ही ऊर्जा खर्च की है। तो ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक भी बराबर है, जूल है, इसका भी मात्रक जूल है, और जितना कार्य किया है उतनी ही ऊर्जा व्यय होती है। यानी ऊर्जा स्थानांतरण
ऊर्जा स्थानांतरण जितना हुआ है उतना ही कार्य होता है। तो कार्य की मात्रा कितनी होती है, कितनी मात्रा में कार्य किया गया, जितनी ऊर्जा स्थानांतरित हुई है। जैसे आपने एक स्टिक ली, ठीक है, इस स्टिक से एक गेंद को मार दिया, ये गेंद थी और आपने यूं घुमाया और गेंद को मारा, तो गेंद, ये इसकी जो ऊर्जा थी, स्टिक की जो ऊर्जा थी, यहां से घूम के आई, इसके अंदर ऊर्जा थी, इसमें जो ऊर्जा थी वो किसको हो गई, ट्रांसफर हो गई, इसको ट्रांसफर हो गई, ठीक है, एनर्जी इसको ट्रांसफर हो गई। जब इसको ट्रांसफर हो गई तो ये क्या हो गई, इसमें बल की दिशा में विस्थापन हो गया, और बल की दिशा में विस्थापन को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो जितनी ऊर्जा होती है, ऊर्जा जितनी स्थानांतरित हुई, जितने तेजी से आप मारोगे, जितनी ऊर्जा इसको दोगे, उतनी ही तेजी से बॉल आगे जाएगी। तो ऊर्जा स्थानांतरण यानी जितनी ऊर्जा स्थानांतरित की गई उतना ही कार्य होगा। इसलिए ऊर्जा स्थानांतरण ही कार्य की मात्रा को बताता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी कई बार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि किए गए कार्य की मात्रा किसके बराबर होती है, ऊर्जा के बराबर होती है, ठीक है, ऊर्जा स्थानांतरित ऊर्जा के बराबर होती है, ठीक है। इसमें कई ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं, जितनी ऊर्जा वस्तु में निहित है क्या उसके बराबर होती है, या फिर जितनी ऊर्जा वस्तु ने दूसरी वस्तु को स्थानांतरित की उसके बराबर होती है। ऐसे भी एक दो और ऑप्शन ऐसे दे करके वो आपसे पूछ सकता है कि हाँ, इस जो वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, जो कार्य की मात्रा की गई है, जितने मात्रा में कार्य किया गया है वो किसके बराबर होता है, तो वो स्थानांतरित ऊर्जा के बराबर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा।